हाय गाइस, आई होप कि आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। अभी के लिए मैं सारे वीडियोस हिंदी में पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा जो मेन मोटिव है वो है पब्लिक अवेयरनेस का। पर सारे वीडियोस मैं जल्दी ही इंग्लिश में भी पोस्ट करूँगा। तो आइए इस पार्ट में बात करते हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम बात करेंगे नंबर 1 एथिकल प्रिंसिपल्स सेट आफ्टर सिफिलिस स्टडी, नंबर 2 न्यूरमबर्ग कोड, Number 3 ethical principles set after Nuremberg trials, Number 4 Declaration of Helsinki and at last थैलेडोमाइड ट्रेजेडी के ऊपर। तो सिफिलिस स्टडी सामने आने के बाद जो प्रिंसिपल सेट हुए थे वो ये थे। नंबर 1 इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नंबर 2 रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। जो भी इंडिविजुअल स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। Number 3 maximize benefits and minimize harms to research participants. Number 4 benefits and burdens of research must be distributed fairly and vulnerable populations should not be unfairly targeted. Establishment of institutional review boards. इसके अलावा भी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूरमबर्ग के कोर्ट में केसेस होते हैं उन नाजी डॉक्टर्स के ऊपर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के कैंप्स में जो कैदी थे उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण ट्रायल्स किए थे उनके लिए। और उन केसेस की सुनवाई के दौरान जो बातें सामने आई थी वो दिल दहला देने वाली थी, जैसे कि ब्लड कोगुलेशन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट ऑन ट्विंस, फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स, स्टेरिलाइजेशन एंड फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, जैसे ये फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें लोगों को बहुत लो टेम्परेचर पे या बहुत हाई टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाता था। तो कुछ लोगों की तो डेथ भी हो जाती है बहुत लो टेम्परेचर पे, क्योंकि उनकी बॉडी जम जाती है। आप इनके बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बट वो बहुत डरावनी है। तो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के बाद कुछ एथिकल प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं कि अगर इंसानों के ऊपर रिसर्च करनी है तो किन एथिकल बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कुछ हैं वॉलंटरी कंसेंट। इसका मतलब है कि इंसान अपनी मर्जी से किसी भी ट्रायल में आना चाहिए। फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर सोसाइटी, इसका मतलब है कि जो भी ट्रायल हो रहा है उसका सोसाइटी को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। नेक्स्ट था साइंटिफिक बेसिस। किसी ट्रायल का कुछ साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। पहले नॉन क्लिनिकल ट्रायल या फिर एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि जो भी ट्रायल हो रहा है उसका कोई फ़ायदा है सोसाइटी को या नहीं। नेक्स्ट था अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। इसका मतलब है जो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको कोई भी मेंटल या फिजिकल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट था नो एक्सपेरिमेंट इफ इट इज बिलीव्ड टू कॉज इंजरी और डेथ। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पता है कि ट्रायल करने से कोई इंजरी हो सकती है या फिर ट्रायल पार्टिसिपेंट की डेथ हो सकती है तो ट्रायल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी टाइम पे ट्रायल के दौरान ये लगता है पार्टिसिपेंट को इंजरी हो रही है या डेथ होने के चांसेस हैं तो ट्रायल को कैंसिल कर देना चाहिए। नेक्स्ट था क्वालिफाइड साइंटिस्ट एंड फ्रीडम टू विड्रॉ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि जो भी ट्रायल कंडक्ट कर रहा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए और जो भी ट्रायल पार्टिसिपेंट है वो किसी भी टाइम पे एक्सपेरिमेंट से बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट था साइंटिफिक एंड मेडिकल इम्पोर्टेंस। इसका मतलब है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को ये लगता है कि किसी ट्रायल की मेडिकल या साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है बट वो ह्यूमैनिटेरियन लेवल से ऊपर नहीं है, फिर भी ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी गाइडलाइंस आती हैं, जैसे कि 1964 में डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, जिसका प्राइमरी एम था टू इंश्योर well-being of trial participants, rights and safety of research participants। उन्होंने बात की इन्फॉर्म्ड कंसेंट की, एथिकल रिव्यू, साइंटिफिक एंड सोशल वैल्यूज की, रिस्क एंड बेनिफिट असेसमेंट की, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की, एंड दे सेड कि कंटिन्यूअस रिव्यू होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड। इसके अलावा और भी चेंजेस हुए हैं और भी गाइडलाइंस आती है यूएस FDA की एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन की। तो अभी तक बात हुई है कि क्लिनिकल ट्रायल क्यों होने चाहिए और किस तरह से कंडक्ट होने चाहिए। तो जो फार्माकोविजिलेंस है वो तब स्टार्ट होती है जब ड्रग मार्केट में आ चुकी है, इसीलिए उसे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी कहते हैं। इसकी स्टार्ट कैसे हुई? 1960 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जिसने एक्चुअल में फार्माकोविजिलेंस की स्टार्ट की थी।
इससे पहले जितने भी इंसिडेंट हुए थे या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो फार्माकोविजिलेंस का प्रॉपर स्टार्ट नहीं था। तो 1960 के बाद यूरोपियन फार्माकोविजिलेंस में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मैकब्रिज के नाम से, वो एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे। वो एक चिट्ठी लिखते हैं लैंसेट जर्नल को और वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज थी और जिनको थैलेडोमाइड से ट्रीट किया था उनके बेबीज को कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही थी। इनफैक्ट उन्होंने देखा कि नॉर्मली जो मालफॉर्मेशन थी उनकी जो परसेंटेज थी वो 1.53%, पर जिन्होंने ये थैलेडोमाइड ड्रग लिया था वहाँ पे ये परसेंटेज 20% तक पहुँच जाती है। उसी टाइम पे जर्मन के एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर लेंस, वो भी सेम बात कहते हैं कि थैलेडोमाइड की वजह से बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडीज में मॉर्निंग सिकनेस के लिए दी जाती थी। तो 1973 में एक स्टडी होती है जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि थैलेडोमाइड की वजह से ही बच्चों में कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस का मतलब है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स डिफॉर्म्ड हैं। आप फोटोज में देख सकते हैं। तो इस ट्रेजेडी के बाद एडवर्स इवेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट फील हुई और इस तरह से फार्माकोविजिलेंस का जन्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और कैसे हुई। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।